हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे माइवन कंस्ट्रक्शन पर। यहाँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया के मार्केट में माइवन को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि माइवन है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होगा और जैसे कि कन्वेंशनल स्ट्रक्चर में जो इश्यूज आते थे वो इश्यूज अब नहीं आएंगे। यहाँ पर प्रचार प्रसार ऐसा ही कुछ किया गया है। बट आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि माइवन की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कैसे डिफरेंस आ सकते हैं, कैसे एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो माइवन है वो एक लग्जरी वाले माइवन से बिल्कुल अलग होती है, और अगर बिल्डर अच्छी नीयत से बना रहा है तो वो किस तरीके के प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा जिससे कि उस बिल्डिंग की लाइफ ज्यादा से ज्यादा हो। अगर बिल्डर ने कहीं कुछ कमी छोड़ी है तो क्या क्या कमी छोड़ सकता है जिससे कि वो अपना इनपुट कॉस्ट कम कर पाए और बिल्डिंग की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो पाए कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी अपने क्लाइंट्स से बात की है उनका परसेप्शन यही होता है कि अगर माइवन है तो अच्छा है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कोई एक बिल्डर है जिसने खराब कंस्ट्रक्शन कर रखी है कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स के मामले में, अब माइवन का नाम आते ही वो क्लाइंट भी बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है कि माइवन है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आज मैं इस मिथ को बस्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बोलचाल वाली भाषा यूज करूं, ना कि ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करूं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर अगर आप आखिर तक इसे देखेंगे तो आपको माइवन टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। एक माइवन की कंस्ट्रक्शन अच्छी है या खराब है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के कैसे पहचाने, इसके बारे में भी मैं आइडिया दूंगा। माइवन टेक्नोलॉजीज में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं इसको भी थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा। और हम इस पर भी बात करेंगे कि हम माइवन टेक्नोलॉजी के लिए इतना एडॉप्टेशन में स्पेशली हम इतना लेट क्यों हुए, और क्या ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि एक रिवॉल्यूशन आने वाला है इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट प्लीज स्टे विद मी अंटिल द एंड। तो माइवन के बेसिक्स से शुरू करते हैं। माइवन में बेसिकली एल्युमिनियम के फॉर्म्स होते हैं जिसमें कंक्रीट पोर किया जाता है अलोंग विद सरिया। उस सरिये की क्वालिटी क्या है और जो सीमेंट है वो किस ग्रेड का है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उस स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी। और पोर करने के बाद उस पर वाइब्रेटर्स लगाए जाते हैं जिससे कि अंदर एयर पॉकेट्स ना बने। अगर बिल्डर ने लेट से वाइब्रेटर्स यूज नहीं किया तो आप बाहर से देख करके नहीं बता पाएंगे कि अंदर कितना स्ट्रेंथ है इसमें। ये इशू है। हाँ, बट ऐसी मशीन्स आती हैं जैसे हमारी कार की पेंटिंग्स चेक होती हैं वैसे भी उस वॉल की डेंसिटी चेक होती है कि हाँ इसमें कंक्रीट कितना डेंस है कितना डेंस नहीं है। बट ये डिवाइसेस इजीली हमारे हाथ में अवेलेबल नहीं होती हैं तो उस पर बात मैं नहीं करूंगा। तो हाँ, वो वाइब्रेटर कितने अच्छे से यूज हुआ है या नहीं हुआ है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो अब इसमें ब्रिक वर्क नहीं है। इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल बिल्डिंग का लोड है, जो वेट है वो काफी कम होता है। तो हमें ग्राउंड वर्क जो हम नीचे करते थे, ग्राउंड के नीचे वर्क करते थे उसका बेस तैयार करने में, वो हमें कम करना होता है। बिल्डिंग कंपैरेटिवली हल्की होती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है। तकरीबन अगर मैं एक अच्छी रेड ब्रिक से कंपेयर करूं तो 20 से 30%, अगर 20 से 30% में मोटा मोटा बोलूं 20 से 30 साल, तकरीबन 20 से 30 साल ज्यादा चलेगी एज कंपेयर टू आवर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं कि माइवन का एडॉप्टेशन इंडिया में इतना लेट से क्यों हुआ जबकि ये टेक्नोलॉजी 90s की है। और इसका एडॉप्टेशन अगर आप नोटिस करो तो 2016-17 के बाद मुंबई से शुरू हुआ है और अभी नॉर्थ इंडिया में भी गुड़गांव हो या नोएडा हो
वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन आज चल रही है वो सिर्फ माइवन पर ही चल रही है। तो इसके दो बेसिकली मेजर रीजंस हैं। एक रीजन है कि बिल्डर्स के ऊपर एक रेगुलरिटी का प्रेशर होना कि रेरा आ गया है। रेरा अब अगर बिल्डर ने देरी की तो वो पेनलाइज हो सकता है। अगर उसने कंस्ट्रक्शन कमिट की है कि 5 साल में होनी है तो 5 साल में बिल्डर को देना ही होगा। दैट मीन्स कि बिल्डर के ऊपर भी गन है कि इतने दिन में पूरा करें, नहीं तो एक बेसिकली आपके ऊपर पेनाल्टी दी जा सकती है। तो अब रेड ब्रिक वाली जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑल्दो कंस्ट्रक्शन मैं आपको आगे आने वाले टाइम इसी वीडियो में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे लगभग सेम ही है, दोनों की बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं है। बिल्डर के लिए बेसिकली एक चैलेंज था कि वो जल्दी से जल्दी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रेडी टू मूव इन में कन्वर्ट करे। और दूसरा रीजन ये था कि हमारे यहां सप्लाई चेन का इशू है। एटलीस्ट इसी वजह से हम अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीजें खरीदते हैं, एक ऐसी चीज खरीदते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। उस सप्लाई की कमी की वजह से बायर्स एक अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में भी जाना चाहते हैं। तो बिल्डर के पास एक मार्केट है बेसिकली। अब दिक्कत क्या है, अगर बिल्डर फंसे हुए प्रोजेक्ट्स या कम टाइम में वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं करेगा, 8-8 10-10 साल लगाएगा, तो जो बायर है वो बेसिकली अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाएगा, कंफर्टेबल नहीं होगा कि ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जहां 7-8 या कई बार 10 साल लग जाएं उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में। तो ये मेजर रीजन था, एक रेगुलरिटी और एक अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट का इतना इवॉल्व होना। 90s में या अर्ली 200s में इतना ये अंडर कंस्ट्रक्शन का मार्केट इवॉल्व नहीं था, सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे जहां से बिल्डर इवॉल्व हुए। अगर आपको चाहिए कि बिल्डर की लॉबी कैसे शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं और प्रमोटर्स कौन होते हैं, इसके बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इस पर एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा जिससे कि आप बिल्डर लॉबी को भी समझ पाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी को समझ पाएंगे। एंड बिल्डर एंड प्रमोटर इज सॉर्ट ऑफ सेम थिंग। कॉन्ट्रैक्टर लॉबी को समझ पाएंगे और बिल्डर लॉबी को समझ पाएंगे। कमिंग बैक ऑन टू आवर टॉपिक, हमें इन दो वजहों से अपनी कंस्ट्रक्शन की स्पीड को तेज करने की रिक्वायरमेंट आई। हम एज एन इंडियंस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कई बार अगर वो चीज सस्ती हो तो। अगेन माइवन इज चीपर थिंग, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। इसमें इनपुट मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है बट जो हमारी लेबर है वो कम लगती है, और जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो 7 साल से तकरीबन 5 साल पे आ गया। 2 साल का जो बिल्डर कहीं से लोन लेता उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, तो उसका इंटरेस्ट बचाया उसने जो एक्स्ट्रा लगता, और जो लेबर कम लग रही है वो तो है ही है। और फिक्स्ड लेआउट्स होते हैं उसमें, एल्युमिनियम फोम्स उसी हिसाब से काम करते हैं। एक एल्युमिनियम फोम को तकरीबन 250 बार यूज किया जा सकता है। तो एक बार की इन्वेस्टमेंट, इनिशियल हैवी इन्वेस्टमेंट, और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, हमें माइवन एट द एंड सस्ती पड़ती है। अब बात करते हैं कि माइवन इतना देरी से क्यों आया इंडियन मार्केट में। क्या इससे पहले की कंस्ट्रक्शन बहुत खराब थी? तो हाँ, 2005 से लेकर के अगर 2018 तक की बात करें, हाँ कहीं न कहीं जब ये सीजीएचएस से जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं प्रमोटर्स में कन्वर्ट हुए, तो जब ये टोटली एक तरीके से कहें कि प्राइवेटाइज हो गया, एक नई बिल्डर लॉबी आई, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हुई। बट मैं एक बार रेड ब्रिक के बारे में बताना चाहता हूं कि वो कितनी अच्छी चीज है। जो हमारी मिट्टी है उससे, उसको जब हम बेक करते हैं, पकाते हैं, तो उससे जो ईंट निकलती है, ब्रिक निकलता है, वो बहुत मजबूत होता है और सीमेंट के साथ प्रॉपरली बाइंड होता है। ऐसी मिट्टी ओवरसीज कहीं नहीं मिलती। हाँ, हमारे साउथ एशिया में ही मिलती है। अच्छी मिट्टी हमने पाकिस्तान को भी दी है, चाहे पेशावर की हो, चाहे मुल्तान की हो। और जो हमारे प्लेन्स की मिट्टी है, अगर जो पुराने लोग होंगे
या जो मेरी तरह कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड होंगे उनको याद हो कि बहुत पतली सी भी रेड ब्रिक की एक ब्रिक आती थी पहले, जो कई बार आपने ओल्ड कंस्ट्रक्शन में देखी होगी मुगलों के टाइम पे या कई बार और उससे पहले। तो वो इतनी पतली जो ब्रिक होती थी वो भी इतनी मजबूत होती थी कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो पाता था। सेम यहां भी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई इशू नहीं था, बट हाँ बिल्डर की नीयत खराब थी कि उसने ढंग से इनपुट मटेरियल्स अच्छे से नहीं रखे, अच्छी ब्रिक्स यूज नहीं की और कहीं ना कहीं कोताही रखी, अपने काम को जिस ईमानदारी से करना चाहिए था उस ईमानदारी से नहीं किया। और आज की डेट में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ बिल्डर माइवन के केस में भी उतनी ही ईमानदारी से काम करेगा। दिस इज अ फॉल्स क्लेम। थोड़ा सा रेड ब्रिक एक्सप्लेन करता हूं मैं और डेप्थ में जाकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ रेड ब्रिक हमारी सबसे बेहतर थी, इस वजह से हमने अडॉप्ट नहीं किया। जो गलतियां थी वो बिल्डर की साइड से थी। अब बिल्डर कह रहा है कि ये पुरानी वाली टेक्नोलॉजी खराब थी, हमने हमने कोई कमी नहीं थी, हम बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे, पुरानी टेक्नोलॉजी खराब थी जो कि नहीं थी। आज भी अगर आप देखें सारी ओल्ड कंस्ट्रक्शन उसी रेड ब्रिक पर चल रही है, चाहे किले हो चाहे कोई और रेजिडेंशियल ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो। और अब ये कह रहे हैं कि माइवन है तो सब कुछ बेहतर है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि ब्रोकर्स भी आते हैं, कहते हैं माइवन इज द बेस्ट थिंग, कुछ नहीं होगा, और लोगों को बहलाया जाता है और लोग एक घटिया बिल्डर चूज कर लेते हैं कि हाँ माइवन है तो सब कुछ बेहतर होगा। अब माइवन क्यों बेहतर नहीं हो सकता, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या बिल्डर कहां कहां कमियां छोड़ सकता है कि एक माइवन की कंस्ट्रक्शन भी घटिया हो सकती है, इस पर बात करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, माइवन की जो पूरी स्लैब है, चाहे वॉल हो चाहे आपका छत हो, वो और चाहे पिलर्स हो, तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, आपका छत, वॉल और पिलर्स। ये तीनों एक साथ एक छत के लिए, कई बार दो फ्लोर्स के लिए भी एक साथ ढलती है। पहले मैं रूफ की बात करूंगा। यहां पर बिल्डर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो रूफ को थोड़ा बहुत ढलान दे पाए, उस पर एक स्लोपी छत ढाल पाए। आपने अगर अपने वॉशरूम्स में कभी ध्यान दिया हो, जो पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं उनमें इंडियन टॉयलेट्स होते थे। इंडियन टॉयलेट्स को थोड़ा सा नीचे जगह चाहिए था, तकरीबन 6 से 7 इंच का, कि जो वॉशरूम का आउटलेट है वो बाहर की तरफ निकल पाए। बट माइवन वाले केस में ऐसा नहीं होगा। ओल्ड कंस्ट्रक्शन में जो हमारे इंडियन टॉयलेट को जो एडिशनल स्पेस चाहिए था नीचे, वो कई बार रेड ब्रिक और रेती, 5-5 से 8-8 इंच की रेती भरी जाती थी उसमें, और उसके ऊपर से कई बार पत्थर या हमारे टाइल्स लगाई जाती थी। ये हो गया हमारा वॉशरूम का काम जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन में था। अब यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है माइवन कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ एक छत की स्लैब है, बिल्कुल प्रॉपर कंक्रीट है। अभी वॉशरूम को साइड में रखते हैं, अब लिविंग रूम या अदर एरियाज में भी आ जाते हैं। सेम चीज यहां भी है, जैसे वहां पर 5 इंच से कई बार 8 इंच का लगता था जो हमारा रेती था। जो हमारे नॉर्मल रूम है अदर देन वॉशरूम्स, उनमें भी बेसिकली जो रेड ब्रिक थी उसमें ऊपर भी कई बार रेड ब्रिक रखी जाती थी और नीचे से प्लास्टर होता था, फिर ऊपर प्लास्टर होता था, फिर पत्थर रखा जाता था। एक हमारी सीलिंग पर कई सारी लेयर्स थी, बट माइवन के केस में सिर्फ एक ही लेयर है, दैट टू हार्ड कंक्रीट। अब दिक्कत कहां से आना शुरू होगी, इस पर बात करते हैं। जो हमारे नॉर्मल घर हैं विदाउट वॉशरूम्स वाले पर पहले आते हैं। जो हमारा बेडरूम है या लिविंग रूम है या किचन का एरिया है, उसके ऊपर वाले फ्लोर्स पर क्या होगा, टाइलिंग हो रखी होगी, सिर्फ बहुत कोई बड़ा रेती का वो होता नहीं है, सिर्फ जो थोड़े बहुत लेबलिंग के लिए बहुत हल्का रेती लगता है तो लगता है, नहीं तो कुछ खासा नहीं लगता। ऊपर लेट से टाइलें रखी गई, टाइलों के ज्वाइंट्स को जोड़ने के लिए हम सीमेंट यूज करते हैं, कई बार व्हाइट सीमेंट यूज करते हैं। और जैसे ही हम सेम चीज हमारे साथ वॉशरूम्स में भी यही होती है, और टाइम के साथ साथ जब हम उसको यूज करते हैं तो वो जो सीमेंट है वहां से निकलने लगता है, दो टाइलों के बीच से निकलने लगता है, और जब आप पानी उस पर गिराते हो तो धीरे धीरे वो पानी जो है टाइल से या पत्थर से नीचे की तरफ आने लगता है। अब पिछली
कंस्ट्रक्शन, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की तरह ऐसा नहीं है कि 5-5 इंच की रेती है, रेड ब्रिक है, पानी ऑब्जॉर्व करेगा, गर्मियां आएंगी तो वो सूख जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीधा स्लैब है। वो स्लैब भी अगर हल्का सा भी आपको मॉइस्चर मिला तो वो मॉइस्चर तुरंत कैरी फॉरवर्ड कर देता है नीचे और पपड़ियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्डर्स क्या करते हैं, इसको इससे बचने के लिए कोटिंग करते हैं। कोटिंग भी 3 तरीके की होती है, आपको मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं लेकर के जाऊंगा। ये आप लगा लो, बढ़िया वाली, घटिया वाली और बहुत बढ़िया वाली। तो एक दिक्कत आ गई कोटिंग की। सेम इशू जैसे मैंने आपको वॉशरूम से ही बताया, वॉशरूम ज्यादा वेनरेबल हैं। वॉशरूम्स में तकरीबन कई बार हाँ अच्छी क्वालिटी के जो बिल्डर्स हैं वहां पर अच्छी कोटिंग यूज करते हैं, बट कई बार घटिया वाले भी यूज कर लेते हैं। तो वॉशरूम सबसे ज्यादा वेट होता है, तो आपको वॉशरूम्स में भी फ्यूचर में इश्यूज दिखेंगे माई-1 में, अगर घटिया क्वालिटी के आपके वाटर प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं तो। अब आते हैं ज्वाइंट्स पर। एक फ्लोर के बीच, लेट से एक फ्लोर है, उसके ऊपर वापस से माई-1 की शटरिंग डलने लगी। उन दोनों के फ्लोर के बीच में ज्वाइंट्स होते हैं, इंटरलॉकिंग नहीं होती है, ज्वाइंट्स होते हैं। जो आउटर फेसिंग ज्वाइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं, स्पेशली बारिश के मौसम में। आप यहां पर वापस से ध्यान रखें कि प्लास्टर होता था हमारे कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स में, बाहर का प्लास्टर, अंदर का प्लास्टर। बाहर आपने अगर ब्लैक कलर का पेंट लगा दिया तो कई बार वो जो बारिश होने के बाद जो मॉइस्चर है वो बाहर ही रह जाता था, क्योंकि जब धूप लगती थी तो वापस से सूख जाता था। और कई बार वो रेती भी हेल्प करती थी कि मॉइस्चर बिल्कुल अंदर ना आ पाए। तो आपके पास 2 लेयर थी उस मॉइस्चर को बचाने के लिए, आउटर प्लास्टर एंड इनर प्लास्टर। उसके बाद कहीं जाकर के आपका पुट्टी और पेंट आता था, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुट्टी पुट्टी है। और जो मैंने आपको बताया जो लॉक्स है जहां पर कनेक्ट होते हैं एक फ्लोर दूसरे फ्लोर से, वहां पर भी सेम तरीके की वाटर प्यूरिफाइंग की जाती है। एक आपने ध्यान दिया हो तो ब्लैक कलर का जो सड़क पर कई बार डामर यूज करते हैं, कुछ वैसा मटेरियल होता है जो आउटर जो वेदर है उसके लिए कंफर्टेबल हो, वो ज्यादा ड्यूरेबल हो, वो वाली चीज यूज करते हैं। कई बार ब्लैक या ग्रे कलर की चीज होती है जो उन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में लगाई जाती है चारों तरफ। अब वो ज्वाइंट्स भी महंगे पड़ते हैं, उतने सस्ते नहीं होते। उनकी क्वालिटी क्या है इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका माई-1 कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डिंग है वो कितना चलेगा। और ये इश्यूज एटलीस्ट हमारे ओल्ड कंस्ट्रक्शन में, कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में नहीं आया करते। तो आई होप कि मैं आपको 2-3 पॉइंट समझा पाया हूंगा कि इस यहाँ पर सीपेजेस और लीकेजेस के इश्यूज माई-1 कंस्ट्रक्शन में ज्यादा क्यों होंगे, बिल्डर कहां कहां दिक्कत कर सकता है जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है, ये आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। मैंने इनिशियली बोला था कि हाँ, जो माई-1 कंस्ट्रक्शन है वो उसका ओवरऑल वेट, जो बिल्डिंग वेट है वो कम होता है, हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आती है और उसकी लाइफ ज्यादा होती है। बट अब अगर आप ये सोचें कि अगर आपका जो आउटर स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पानी से अगर जूझ रहा होगा तो वो कितना साल चलेगा। तो मेरा आंसर ये है कि जितना रेड ब्रिक चलता था कई बार उससे भी कम चलेगा अगर बिल्डर ने इन छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है तो। और दिक्कत क्या है कि जो हमारा एंड यूजर है, जो हमारा बायर है, इसके बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है। तो मेरी पहल है जागरूकता फैलाने की। कई बार बिल्डर कहते हैं कि ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैंने भी इनिशियली कहा कि माई-1 एक टेक्नोलॉजी है, बट एज पर मी माई-1 एक तरीका है। टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? एक जैसे बिल्डर कहते हैं ना कि वी आर कमिटेड टू गिव 100% क्वालिटी एंड ऑल दैट थिंग्स, कि सबसे ज्यादा ड्यूरेबल चीज दे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी दें तो जैसे कि मैंने बोला कि हाँ हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसीलिए तो हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, क्योंकि जब हम वो पतली वाली ब्रिक बनाते थे, वो ब्रिक एक्सपोर्ट होती थी तो हमें वापस से रिटर्न में सोना ही मिलता था, चांदी ही मिलता था, मिट्टी नहीं मिलती थी। हम उस ब्रिक के, जो स्पेशल ब्रिक है, उसके एक्सपोर्टर थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है माई-1 टेक्नोलॉजीज वगैरह की।
बट अगेन एक बेहतर है, मैं मानता हूं ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, अब मैं इसके लिए ओपन हूं। बट प्लीज जो हमारी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, जो अच्छी सी चीज अच्छे से बनी हुई है, अच्छी क्वालिटी से बनी हुई है, अच्छी नीयत से बनी हुई है, उस पर कोई सवाल ना उठाए। सिर्फ मैं इतना चाहता हूं। मैं पर्सनली रेड ब्रिक के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं हूं। मैं अभी भी रेड ब्रिक्स की प्रॉपर्टी खरीदता हूं फॉर द बेटर रेंटल यील्ड्स। अब जैसा कि मैंने बिल्डर के प्रोमिसेस के बारे में बात किया था कि बिल्डर प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस वजह से हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है वैसी है, हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं जो दूसरा वाला बिल्डर नहीं रखता। मेरे हिसाब से अगर आप माइवन के दम पर यह बात बोल रहे हैं तो सावधान हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप इतने ही कमिटेड हैं कि आपको बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देनी है और सामने वाले से बेहतर देनी है, तो आप चाहते तो स्टील का यूज कर सकते थे। स्टील और कंक्रीट दोनों का हाइब्रिड मॉडल यूज कर सकते थे, जो जनरली टोक्यो में, मैनहट्टन में बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, यूरोप की का एग्जांपल लेते हैं लोग। यूरोप इज नॉट नोन फॉर अल्ट्रा हाई राइज बिल्डिंग, सो प्लीज डोंट टेक एग्जांपल ऑफ यूरोप। Let's talk about the nation who builds a good building, a good structure, a good high-rise thing. हमारे यहाँ का स्टील जापान में एक्सपोर्ट होता है, जापान उससे अच्छे बिल्डिंग्स बनाता है, अच्छे ब्रिजेस बनाता है, जबकि वो अर्थ के बिल्कुल रेड जोन में आता है। फिर भी हमारी स्टील इतनी पावरफुल है कि वो जमी की जमी रहती है। वहीं हमारा हावड़ा ब्रिज है, 1936 का कंस्ट्रक्शन है, आज भी वैसे ही खड़ा है, और आई एम डैम श्योर कि वो अगले 30 साल वैसे ही खड़ा होगा। तो हमारे यहाँ का मिट्टी भी अच्छा है, हमारे यहाँ का स्टील भी अच्छा है। आप चाहते तो स्टील और कंक्रीट, जो हमारा सीमेंट है, उसका एक मिक्सचर बना सकते थे, जो जनरली आप अगर ध्यान दो तो यहाँ के जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो डिजाइनर बिल्डिंग्स निकल के आती हैं, कई बार ऐसे वैसे हमारे बेस पर थोड़ी पतली हैं, ऊपर जाकर मोटी हो रही हैं, कभी ऐसे जा रही हैं, कभी ऐसे जा रही हैं, इनमें स्टील तो यूज होता है। जो रस्ट फ्री आयरन होता है, जो हमारा जिंदल स्टील, टाटा स्टील हुआ, या इवन सेल हुआ, यही के तो प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो आप वो क्यों नहीं यूज कर रहे हो? क्योंकि क्यों आपको एक्चुअली में कॉस्टली पड़ेगा, तकरीबन 1.7 टाइम्स कॉस्टली पड़ेगा। इस वजह से वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। बट मैं आपको बता दूं कि उसकी मेंटेनेंस कम है, उसकी लाइफ तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है। इस बात का आप ध्यान रखें। और आप इस माइवन से अगर 100 मंजिले की इमारत बना सकते हैं, उससे आप 150 मंजिले की इमारत बना सकते हैं। मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, इट डिपेंड्स कि हाँ आपका सॉइल कैसा है। बट जब हम कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं स्टील और हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को हाइब्रिड मोड में, तो हम रेजिडेंशियल के लिए क्यों नहीं कर सकते? हम कॉमर्शियल में स्टील इसलिए ज्यादा यूज करते हैं कि कई बार हम उसका रिकंस्ट्रक्शन एफोर्ड नहीं कर सकते, और आपने मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स देखा होगा कि बिल्डर ही अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है और उसको लीज आउट करता है। तो they are comfortable in spending a lot of money so that they can ensure the durability of their project. But residential में उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिक्कत मैं देखता हूं, कई बार डबल स्टैंडर्ड्स देखता हूं। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग भी एक महंगी चीज खरीदने के लिए, एक अच्छी चीज खरीदने के लिए रेडी नहीं है। बट हमें तैयार होना चाहिए। लोग खरीद रहे हैं, अब लोग बना भी रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्डर से या ब्रोकर से एक बेटर लॉजिकल डिस्कशन कर पाएंगे माइवन टेक्नोलॉजी को लेकर के, और माइवन टेक्नोलॉजी के नाम पर आप कहीं और बेवकूफ नहीं बनेंगे इस वीडियो के देखने के बाद से। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन लॉजिकल लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में जरूर भेजें। इस वीडियो को बहुत पॉपुलर बनाएं।
आई नो कि कोई भी बिल्डर या ब्रोकर ऐसे वीडियोस प्रमोट नहीं करेगा, और मेरे ऐसे वीडियोस होते हैं कि ना तो बिल्डर उसे पसंद करे ना ही ब्रोकर, बिल्कुल बायर्स के साइड के होते हैं, और मैं बिल्कुल आपके साइड का ही हूं। अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगी हो और सेंसिबल लगी हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैंने कहा, आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।